हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। भाई हम हिस्ट्री की जो अपनी बुक है आवर पास्ट पार्ट 2 जो 7th क्लास के लिए है, उसमें चैप्टर 4 है द मुगल एम्पायर। हम उसको पढ़ रहे हैं और इसके हमने पिछले 2 सेशन में हमने कुछ हिस्सा किया है। आज जो रिमेनिंग पार्ट है इसका आज हम वो कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या किया। व्हाट वी हैव डन, लेट्स टेक ए लुक। इन द मुगल एम्पायर, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मुगल एम्परर हु रूल्ड ऑन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक हु वर मुगल्स। मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे? तैमूर और जो चंगेज खां थे उसके वंशज थे ये लोग। देन द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगलों ने अपने सैन्य अभियान कहाँ कहाँ चलाए, कौन से राज्य उन्होंने जीते, उनके संबंध दूसरे राज्यों के साथ कैसे थे। मुगल एम्परर्स, कुछ मेन जो मुगल एम्परर्स हुए हैं, मुगल सम्राट जो हुए हैं, अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, इनमें। और हमने देखा भी जो थे बाबर जो मुगल सम्राट थे उनको कहा जाता है भाई भारत में मुगलों के संस्थापक। उसके बाद आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस्ड वन मैप ऑफ इंडिया एंड द मुगल टाइम। द मुगल्स started their military campaigns, then मुगल ट्रेडिशंस। उसके बाद थे भाई मुगलों के जो अलग अलग रीति रिवाज थे, भाई किस तरह से उनकी नीतियाँ थी, परंपराएं क्या क्या थी। फिर मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, उन मुगलों के दूसरे राजाओं के साथ किस तरह के रिश्ते थे। और उसके बाद थे मनसबदार और जागीरदार। मुगलों ने कुछ लोगों को मनसबदार या फिर जागीरदार घोषित किया था। कौन कौन थे वो? उसके बाद हमने देखा भाई जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार क्या थे? और उसके बाद हमने पढ़ा भाई अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर के बारे में और उसके शासन के बारे में जो एक किताब लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, उसमें क्या क्या जिक्र आता है। नाउ टुडे वी विल have a look on the remaining part of this chapter. The topic is a closer look अकबर्स पॉलिसीज। आज हम देखेंगे भाई अकबर की जो नीतियाँ थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। The broad features of administration were laid down by अकबर। अब जो अकबर थे उन्होंने शासन चलाने के बहुत सारे तरीके बताए थे भाई। ब्रॉड फीचर, विस्तृत विशेषताएं बताई थी। एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। और जो अबुल फजल थे उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें इसका विस्तृत ब्यौरा मिलता है। बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है भी कौन सी नीतियाँ थी, किस तरह से उन्होंने लागू की थी। द अकबरनामा इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आइन ए अकबरी, जो उन्होंने शासन चलाया था, जो नीतियाँ थी, वो खास तौर पे बुक नंबर 3 मतलब जो संस्करण नंबर 3 था वो उसमें लिखा गया था, जो कि था आइन ए अकबरी। अबुल फजल explained that the empire was divided into provinces called सूबास। अबुल फजल ने वर्णन किया था, तो भाई उन्होंने अपने शासन के अलग अलग जो राज्य थे उनमें बांट दिया था अकबर ने। तो अबुल फजल ने अपने जो किताब थी आईने अकबरी उसमें सारा कुछ जिक्र किया है।
जिसे कहा जाता था सूबा। सूबा मतलब एक राज्य, एक एरिया, क्षेत्र। गवर्न बाय ए सूबादार, और जिसका शासन चलाता था सूबादार। सूबेदार जिसे हम कहते हैं वो उनके शासन चलाता था उस सूबे का। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, जो कि पॉलिटिकल राजनीतिक और मिलिट्री सैनिकों के, मतलब जो उनके सैनिक थे, जो सेना थी उसका शासन संभालता था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर एक जो कि प्रोविंस था, हर एक सूबा या फिर क्षेत्र था, राज्य था, उसका अपना एक फाइनेंशियल ऑफिसर था। भाई जो दीवान था वो था एक वित्तीय अधिकारी, वो हर एक राज्य में उन्होंने लगा रखा था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और उसके राज्य में जो भी सूबेदार था उसके राज्य में भाई शांति और कानून बनाए रखने में, प्रोविंस स्टेट मतलब सूबा, द सूबादार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, और जो सूबेदार था उसको दूसरे अफसर थे वो हेल्प करते थे। कौन कौन थे वो? सच एज द मिलिट्री पे मास्टर्स, जैसे कि भाई मिलिट्री पे मास्टर, सेना को उनके पे देने के लिए एक लगा रखा था, एक नेता चुना गया था, ऑफिसर चुना गया था, जिसका नाम उन्होंने बख्शी रखा गया था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, और एक और अफसर ऑफिसर उन्होंने तैनात कर रखा था जो कि रिलीजियस, धार्मिक और चैरिटेबल, धर्मार्थ वाले जितने भी काम थे उनको देखता था भाई, और जिसे कहा जाता था सदर। जिसे क्या कहा जाता था? सदर। मिलिट्री कमांडर्स, और कुछ सैन्य अधिकारी भी थे भाई, कमांडर थे, जिन्हें फौजदार कहा गया था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और उस जो एरिया था, जो सूबा था, उसका एक पुलिस का अधीक्षक भी नियुक्त कर रखा था, जिसे कोतवाल कहा जाता था। अब देखते भी नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अभी नूरजहां जो थी उसका क्या प्रभाव था जहांगीर के दरबार में? मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। मेहरुनिसा का भाई जहांगीर से विवाह हुआ। जो शासक थे जहांगीर, उनसे विवाह हुआ मेहरुनिसा का 1611 में। एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां, और उन्हें कौन सा खिताब मिला, कौन सा नाम दिया गया? नूरजहां। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। वो भाई बहुत सपोर्टिव थी, मतलब उनका साथ देने वाली थी, एंड लॉयल, वफादार थी राजा की। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, सम्मान के रूप में, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स। भाई और जो नूरजहां थी उनके सम्मान में जहांगीर ने भाई सिक्के ढलवाए, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के, स्ट्रक ढलवा दिए गए, गोदवा दिए गए, ठीक है। बियरिंग हिज ओन टाइटल्स, जिसपे उनका खुद का भी टाइटल था, जहांगीर का खुद का भी एक टाइटल था, जिसमें भाई क्या क्या था? ऑन द वन साइड, एक तरफ तो जहांगीर के खुद के खिताब थे भाई, खुद की मोहर थी, खुद का नाम था। एंड ऑन द अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या लिखवाया था? रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो भाई सिक्के ढलवाए थे किनके नाम पे? नूरजहां बेगम के नाम पे। तो एक तरफ क्या था? एक तरफ
जो राजा थे जहांगीर थे उनके खिताब थे भाई वो कौन थे, और दूसरी तरफ रानी का नाम था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन अदर ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां। अब यहाँ पे ये जो एक तुम्हें दिखाई दे रहा हो येलो कलर में, ये एक फरमान है भाई, शाही आदेश जिसे कहा जाता था भाई, ये एक फरमान है जहाँ जिसे नूरजहां जो बेगम थी उन्होंने सुनाया था। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां बादशाह बेगम। ये जो स्क्वायर में तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो महान महारानी है नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। इसका मतलब था भाई ये आदेश हुआ है किसके नाम से, नूरजहां बेगम के नाम से। The round seal states by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noorjahan Padshah be the lady of the age। और ये जो ये वाली सील है, इसका मतलब था कि भाई शाह जहांगीर के जो प्रताप से महारानी बेगम जो कि नूरजहां थी कि भाई उनको वैभव मिले, वैभव मिला और वो प्रसिद्ध हो गई, और कामना की गई है, वहाँ पे प्रे की गई है, विश की गई है कि भाई वो जो नूरजहां बेगम थी वो उस युग की सबसे अच्छी महिला बने, सर्वोत्तम महिला बने। इसके बाद Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue। अकबर के जितने भी बड़े बड़े लोग थे जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता है, उनके पास भाई बड़ी सेनाएं थी, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखी थी, बना ली थी बाद में, एंड है एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, और बड़ी मात्रा में वो कर इकट्ठा करते थे, राजस्व इकट्ठा करते और उनको खर्च करते। While they were loyal, the empire functioned efficiently। और जब तक वे भाई लॉयल थे, ईमानदार रहे, राज्य के प्रति, शासक के प्रति ईमानदार रहे, तब तक उनका जो एम्पायर था, जो मुगल शासन था, वो अच्छे से काम करता रहा। But by the end of 17th century, many nobles had built independent networks of their own। लेकिन 17वीं शताब्दी तक भाई 17वीं शताब्दी के आखिर तक वो जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, अभिजात वर्ग जिसे कहा गया है, उन्होंने अपने अपने नेटवर्क बना लिए, अपने अपने जिन्हें हम कहते हैं संबंध बना लिए बड़े बड़े लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकन। और उस साम्राज्य के प्रति, जो साम्राज्य था मुगलों का, अकबर का, जहांगीर का, उनके प्रति उनकी जो वफादारी थी वो कमज़ोर हो गई, बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और इसका कारण था वो भी अपने आप के हित देखने लगे थे, अपना स्वार्थ देखने लगे थे। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion with the ulema। 1570 के आसपास जब अकबर फतेहपुर सिकरी में थे, जो कि आगरा के नज़दीक है, फतेहपुर सिकरी में थे, तो उन्होंने उलेमाओं के साथ, उलेमा एक धार्मिक आदमी होता है, पादरी जिसे कहा जाता है, हमारे यहाँ हम पुजारी कहते हैं, मुसलमानों में उन्हें भाई उलेमा कहा जाता है। तो भाई उनके साथ धार्मिक वार्तालाप शुरू किया, भाई धर्म में क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, इस तरह से उन्होंने बातचीत शुरू की। ब्राह्मणों के साथ, जेसुइट प्राइस्ट्स
जो जेसुइट पादरी थे उनके साथ, हु वर रोमन कैथोलिक, और ये जेसुइट पादरी कौन थे? रोमन कैथोलिक थे। एंड जोरो आस्ट्रियन के साथ, जरदुश्त व्यक्तियों के साथ में। These discussions took place in the इबादत खाना, और ये जो वार्तालाप थे, ये जो बातें उनकी आपस में होती थी, ये इबादत खाना में हुआ करती थी। इबादत खाना उन्होंने एक अलग से एक भाई जहाँ पर धर्म की, संप्रदाय की, रीति रिवाजों की बातचीत होती है, ऐसी जगह बना रखी थी भाई अकबर। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियन, अकबर की जो भाई इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी, वो रिलीजियन में थी, धर्म में थी, मतलब वो धार्मिक विचारों वाले आदमी थे। एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों में। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. अब भाई जब जब अकबर ने जैसे जैसे लोगों से बातचीत की, उनसे उनके विचार जाने, तो अकबर को पता चला कि डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज, उनके जो अलग अलग विश्वास थे, रिलीजियस स्कॉलर्स जो धार्मिक विद्वान थे, स्कॉलर्स विद्वान, रिलीजियस धार्मिक, हु एम्फसाइज्ड रिचुअल जो जोर देते थे कि भाई किस चीज़ पर, रिचुअल रीति रिवाजों पर, एंड डोगमा वर ओफन बाइगोट्स, और जो धर्मांधता, मतलब धर्म में क्या कहा गया है सिर्फ वही होना चाहिए, उसे हम धर्मांधता कहते हैं। वर ओफन बाइगोट, वे अक्सर कट्टर हुआ करते थे। कट्टर का मतलब वो सिर्फ अपने ही धर्म को मानते, दूसरे धर्मों को नहीं मानते, या दूसरे के धर्मों को गलत ठहरा देते थे। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स, उनके जो मतलब उनकी जो शिक्षाएं थी, वो जो रिलीजियस स्कॉलर थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, जो लोगों को बताते थे, सिखाते थे, वो क्रिएटेड डिविजन्स, लोगों को बांट देती थी। डिवीजन, बांट देना। एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट्स, और भाई असमंजस्य पैदा करती थी। डिसहार्मनी, भाई वो एक दूसरे को हीन समझना, दूसरे के धर्मों को छोटा समझना, अपने के धर्म को बड़ा समझना, इस तरह से लोगों में भेदभाव करती थी भी उनकी शिक्षा। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह इल खुल, और ये जो अलग अलग चीजें थी भाई, जो ये जो अंतर था, उन्होंने अकबर को सुलह कुल, एक उन्होंने अपना अलग से संप्रदाय बनाया भाई, सुलह ई कुल नाम से, उसके बारे में सोचने को प्रेरित किया गया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। दिस idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. ये जो विचार था सुलह कुल का, इसके अनुसार उसके राज्य में जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, उनमें बराबर का समझा जाता था, सभी को बराबर का समझा जाता था। टॉलरेंस मतलब सहिष्णु जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे को सहन करना। Instead, it focused on a system of ethics. इसके अलावा उन्होंने एथिक्स पर भी जोर दिया। एथिक्स नैतिक शिक्षा भाई, जिसे हम कहते हैं, जो कौन कौन सी थी? ऑनेस्टी ईमानदारी, जस्टिस न्याय, पीस शांति। ये जो सुलह कुल था जो अकबर का, उसके अनुसार उसके राज्य में जितने भी लोग रहते थे, जितने संप्रदाय और धर्म के लोग रहते थे, वो सभी आपस में शांति के साथ, ईमानदारी के साथ और आपस में समान न्याय के साथ रहे। That was universally applicable, और ये हर जगह लागू किया गया था। ये सुलह कुल का जो था हर जगह लागू किया गया था।
Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of सुलह। और ये जो गवर्नेंस शासन करने का जो तरीका था सुलह कुल का, इसमें हेल्प की थी अकबर की अबुल फजल ने। This principle of governance was followed by जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और ये जो सिद्धांत जो अकबर ने दिया था भाई सुलह कुल का, इसको जहांगीर और शाहजहां ने भी अपने शासन में अपनाया, जारी रखा। अब भाई सुलह कुल क्या था भाई, उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी हमें मिलती है भाई, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन फॉलोइंग वर्ड्स। जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे, उन्होंने अपने पिताजी की जो सिद्धांत था, जो पॉलिसी थी सुलह कुल की, उसके बारे में कुछ लिखा था वो। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। क्रीड मतलब जातियाँ। ये जो विस्तृत आंचल है, विस्तृत समाज है, जो उसका शासन का एरिया है भाई इसका अकबर का, उसमें भाई एक्सप्रेसिव डिवाइन कंपेशन, डिवाइन दैवीय कंपेशन, अनुकंपा, कृपा। भाई जो देवताओं की कृपा है उससे उसके शासन काल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के लिए एक जगह थी, वन रूम, एक जगह थी। इन हिज इम्पीरियल डोमिनियंस, उसके राजसिक साम्राज्य में, डोमिनियन साम्राज्य इलाका, विच ऑन ऑल साइड्स वर लिमिटेड ओनली बाय द सी, ये इतना फैला हुआ था कि चारों तरफ से उसके सिर्फ समंदर ही था। देयर वॉज रूम फॉर द प्रोफेसर्स ऑफ ओपोजिट रिलीजियंस, वहाँ पर एक ही जगह थी, प्रोफेसर विद्वान लोग थे जो ओपोजिट रिलीजियंस, विरोधी धर्मों के थे, विरोधी धर्मों के विद्वानों के लिए एक ही जगह थी, अलग अलग जगह नहीं थी। एंड फॉर बिलीव्स, उनके विश्वास, गुड एंड बैड, जो कि अच्छे या बुरे हो सकते थे। एंड द रोड टू इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड, और जो असहिष्णु था एक दूसरे के प्रति, उसके लिए बंद थी वो जगह। मतलब सभी के लिए एक ही जगह थी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क, शिया और सुन्नी थे वो एक ही मस्जिद में मिलते थे। एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे, और जो क्रिश्चियन थे और ज्यू थे वो एक ही चर्च में मिलते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रे मतलब प्रार्थना करना। ही कॉन्स्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, और उन्होंने सार्वजनिक शांति, हर जगह जो शांति फैली है उसके सिद्धांत को अपनाया था। ये एक ब्यौरा था भाई सुलह कुल के बारे में। इसके बाद है भाई द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, 17वीं शताब्दी और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की क्या हालत थी, कैसा था भाई, इसके बारे में हम देखते हैं। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, 17वीं शताब्दी में भाई मुगल एम्पायर कैसा था और उसके बाद कैसा था। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जो भी शासन था अकबर, मुगलों का जो शासन था, एंड मिलिट्री एफिशिएंसी, और जो सैन्य कुशलता थी भाई, किस तरह से वो सैनिकों को, अपनी सेना को इकट्ठा रखते थे, वो जो कुशलता थी उनकी, उसने ये जो मुगल शासन था उसको ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी, भाई उसमें समृद्धि ला दी। किस तरह की, आर्थिक और वाणिज्य, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, कॉमर्स मतलब खरीदना बेचना, और इकोनॉमिक पैसे से जुड़े हुए, आर्थिक।
मतलब बहुत समृद्ध हो गया था, बहुत विकसित हो गया था वो शासन। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर थे, ट्रैवलर मतलब यात्री थे, उन्होंने इस जगह को, मतलब मुगलों के शासन की जगह को, जहाँ जहाँ मुगल साम्राज्य था, उसको फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ कहा है। मतलब कहानियों में मिलने वाली जो समृद्ध जमीन जिसे कहते हैं, किस्से कहानियों में जो जमीन मिलती है भाई, बहुत ही उन्नत, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही शांति प्रिय, न्यायप्रिय, इस तरह की जगह उन्होंने अपनी वर्णनों में बताया। बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन ये जो विजिटर थे, ये जो यात्री थे भाई, इनको अपेल्ड, पजल्ड कर दिया भाई, मतलब उनको हैरान कर दिया। किस चीज़ से? एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की हालत। एक तरफ तो भाई पूरा जो साम्राज्य था उसमें धन दौलत की कहीं कमी ही नहीं थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर गरीबी भी थी। जैसे हम आजकल देखते हैं भाई भाई हमारे आसपास हम देखते हैं भाई, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, वहीं एक दो लोग होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, वैसी ही हालत थी। बट दीज सेम विजिटर्स, अच्छा, दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस, जो कि एक बड़ी मात्रा में उसके साथ साथ थी। जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, अमीरी थी, वहीं उसके साथ साथ बहुत गरीबी भी थी, ओपुलेंस बड़ी मात्रा में। द इनइक्वलिटीज वर ग्लेरिंग, और जो असमानता थी वो चमक रही थी। ग्लेरिंग मतलब चमकना, इनइक्वलिटी असमानता, भाई असमानता भी थी। जो सुलह कुल का था वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। डॉक्यूमेंट्स from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000। अब यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट जो थे भाई, जो भी लेख मिलते हैं 20th ईयर ऑफ शाहजहां से, शाहजहां के शासन के 20वें साल के, इन्फॉर्म अस हमें बताते हैं दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, जो सबसे ज़्यादा रैंक के मनसबदार थे, जो थे भाई वो 445 थे, 445 थे, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 8,000, और जिनकी टोटल नंबर कितनी थी? 8,000 थी, और उसमें से सिर्फ 445 ही ऐसे मनसबदार थे जिनकी हाईएस्ट रैंकिंग थी। This small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdars, received 61.5% of total estimated revenue। अब यहाँ देखो, ये जो मात्रा है, नंबर है, ये नंबर है सिर्फ 5.6%, लेकिन ये क्या, ये मनसबदार थे, ये टोटल मनसबदार जो 100% थे, उसमें से 61.5% का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उनको इतना रेवेन्यू मिलता था, उनको इतना कर मिलता था, 61.5%। ठीक है, मतलब आधे से भी ज़्यादा जो कर था वो ये लोग ले लेते थे, 5.6% थे वो लोग। एंड द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स सैनिक, सवार, अपने और सवारों के लिए ये भाई इतनी तनख्वाह लेते थे। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। मुगल शासक थे और जो मनसबदार थे वो अपनी जो तनख्वाह थी, वेतन था, उनसे भाई सामान और जो सैलरी थी, जो उनके अधीन जो सेनाएं थी, उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस
and peasantry who supplied them with goods and produce। और ये जो एक्सपेंडिचर था, ये जो खर्चे थे, ये उन लोगों को मिलते थे, आर्टिसंस कलाकार एंड पीजेंट्री किसान, जो कि सप्लाई करते थे उन्हें गुड्स एंड प्रोड्यूस, अनाज और सामान भेजते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो राजस्व था वो कलेक्ट होने के बाद जो पीजेंट्री थी, मतलब जो किसान थे, उनके पास बहुत ही कम पैसा बचता था जिसको वो इन्वेस्ट कर सके, जिसको वो लगा सके, ताकि और ज़्यादा उपज हो सके, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा उनकी कमाई का वो टैक्स में चला जाता था। द पीजेंट एंड द आर्टिसन, जो कौन कौन थे? पीजेंट थे, किसान थे, एंड आर्टिसन छोटे जो कलाकार थे, खुदाई करने वाले थे, मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले थे, उनके। द पुअरेस्ट अमंग्स देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, और जो उनसे सबसे गरीब थे वो मुश्किल से अपना जीवन बिता पा रहे थे, मतलब उनको खाने के लाले पड़े हुए थे, इतने गरीब थे भी। एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और ये मुश्किल से सोच, वो मतलब उनकी हालत ऐसी थी, वो सोच भी नहीं पाते थे कि वो नए औजार ले लें, नया सामान ले लें, ताकि उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ सके। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, और जो पैसे वाले जो पीजेंट्री किसान थे और आर्टिसनल ग्रुप जो कलाकारों के ग्रुप थे, द मर्चेंट्स, और जो व्यापारी थे, द बैंकर्स, बैंकर मतलब बैंक में काम करने वाले भी, प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, उस आर्थिक समाज में उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिला था। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। Enormous wealth, बहुत बड़ी मात्रा में दौलत, एंड रिसोर्सेज, और संसाधन जो उनके पास थे उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। कमांडेड बाय द मुगल एलिट, ये जो मुगल एलिट थे, मुग़ल जो लोग थे, जो मतलब बड़े बड़े लोग थे, मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया भाई। उन्होंने सामान खरीद इकट्ठा कर लिया, उन्होंने सेनाएं बना ली, वो ताकतवर हो गए। ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के आखिर तक। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, गिरता गया भाई, ही सर्वेंट्स एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर, उसके जो सेवक थे वो ताकतवर केंद्रों के रूप में उभरने लगे। एमर्ज्ड, उभरना, इन द रीजन्स, उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में। They constituted new dynasties and held command of province like Hyderabad and Awadh। उन्होंने अलग राज्य बना लिए, डायनेस्टीज साम्राज्य, राज्य बना लिए अलग नए नए, एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस, और कमांड ले ली गई, अपने अपने अंडर ले लिया है प्रोविंस, स्टेट जो थे, लाइक हैदराबाद और अवध और हैदराबाद की तरह अलग राज्य बना लिए और अपना शासन चलाने लगे। Although they continued to recognize the Mughal emperor in दिल्ली एज देयर मास्टर, लेकिन अपने आप चाहे वो अलग शासन बना लेते, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जो सम्राट था उसे ही अपना मुख्य राजा घोषित कर रखा था, वो उसके ही अंडर अपने आप को मानते थे। By the 18th century, the provinces of empire had consolidated their independent political identities। 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया भाई, प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, उस साम्राज्य के जितने भी राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे, सूबा थे,
had consolidated their independent political identities. अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक आइडेंटिटी बना ली, मतलब वो अलग अलग हो गए वे। वी विल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 10। हम इसके बारे में चैप्टर 10 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य से ये छोटे छोटे राजा अलग होते चले गए। किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानियां भी। देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स, बहुत सारे महान मोनार्क्स हुए हैं, सम्राट हुए हैं। ऑल नियर कंटेम्प्रेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन 16th सेंचुरी। 16वीं सदी के आसपास, 16वीं सदी में नियर कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी उस समय के। दीज इंक्लूडेड द रूलर ऑफ ओटोमन टर्की। ओटोमन तुर्की में भी ऐसे ही शासक हुए हैं, सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 में। ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप। अपने शासनकाल में ओटोमन जो राज्य था वो यूरोप तक फैल गया था। सीजिंग हंगरी एंड बीसीजिंग ऑस्ट्रिया, उसने कहाँ कहाँ अधिग्रहण कर लिया था, हंगरी और ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है। हिज आर्मीज आल्सो सीज्ड बगदाद एंड इराक, और उसकी सेनाओं ने बगदाद और इराक पर भी अपना अधिकार कर लिया। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अधिकतर हिस्सों में। ऑल द वे इनटू मोरक्को एक्नॉलेज्ड ओटोमन अथॉरिटी, और मोरक्को भी ओटोमन शासन को मानने लगा था। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी। अब सुलेमान जो महाराज थे उन्होंने क्या किया भाई, ओटोमन जो नौसेना थी उसको भी दोबारा से खड़ा कर लिया, अपने हिसाब से उन्हें नया नया बना दिया भाई। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉट द नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन। उस समय स्पेन की जो नौसेना थी वो सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन जो पूर्वी भूमध्य जो एरिया था, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था, उसमें उन्होंने अपनी इस नौसेना को इतना विस्तृत, इतना विशाल बना लिया, इतना समृद्ध कर लिया कि वो स्पेन के कंपटीशन में आ गई हो। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पोर्तुगीज, और अरब सागर में उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने प्रतिद्वंद किया भाई किनको, पोर्तुगीज़ को, जो कि पुर्तगाल जो कि एक कंट्री है भाई, उनको चैलेंज किया। द मोनार्क वाज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी। अब जो सम्राट था जो कि सुलेमान थे, उनको टाइटल दिया गया, उनको पदवी दे दी गई अल कानूनी, लॉ गिवर, जो कानून देते हैं भाई, कानून बनाते हैं सभी के लिए। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस, और इसका कारण था बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने रेगुलेशंस बनाए, कानून बनाए भाई, नियम बनाए थे। पास्ड ड्यूरिंग हिज रेन, अपने शासनकाल में। These were aimed to standardize administrative procedures throughout the expanding domains of the empire, and especially to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes। और इसका कारण ये था भाई, उन्होंने इतने सारे कानून इसलिए बनाए थे ताकि जो पीजेंट्री थी, जो किसान थे, वो उनको भी बेगार ना करनी पड़े, मतलब ज़बरदस्ती उनसे काम ना लेना पड़े, ना ले कोई भी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स, और जो फालतू के जितने भी टैक्स थे वो भी जनता पर ना थोपे जाएं। लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइंड इन ओटोमन डोमेन, और 17वीं शताब्दी के बाद में जब पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइंड,
जो लोगों का जो जीवन था, जो उनके कानून वगैरह थे, जो नीतियाँ थी, वो डिक्लाइन, वो पतन होने लगी, गिरने लगी ओटोमन साम्राज्य में। द रेन ऑफ सुलेमान कानूनी वाज रिमेंबर्ड एज ए पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस। ओटोमन साम्राज्य जो सुलेमान हुए थे, अल कानूनी जिसे कहा गया था, उनके शासन को बाद में भी याद किया गया। भाई कितना अच्छा शासन उन्होंने किया था, वो कितने अच्छे कानून उन्होंने बनाए थे, लोगों की भलाई किस तरह से की थी। अब ये था अपना चैप्टर भाई। फाइंड आउट मोर अबाउट अकबर्स अदर कंटेम्प्रेरीज। उस समय अकबर के शासन के समय जो और दूसरे भी राजा हुए थे उनके बारे में पता करना था। जैसे रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शासक कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ वन। अकबर के शासन में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ वन। सफ़ाविद रूलर ऑफ ईरान, ईरान के सफ़ाविद राजा शाह अब्बास। एंड मोर कंट्रोवर्शियल रशियन की रूलर ज़ार इवान IV वेसिलेविच, आल्सो कॉल्ड इवान द टेरिबल। रूस के जो शासक थे सबसे कंट्रोवर्शियल जो थे, उनका नाम था इवान IV वेसिलविच, जिनको कहा जाता था इवान द टेरिबल, इवान जो खतरनाक नाम से उन्हें जाना जाता है। इनके बारे में पता करना है, हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो ये था अपना चैप्टर द मुग़ल एम्पायर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग जो मुग़ल सम्राट हुए हैं उन्होंने किस तरह से अपना शासन चलाया और कौन कौन हुए हैं, उनकी नीतियाँ क्या क्या थी, ये सारा हमने इसमें देखा। तो उम्मीद करते हैं भाई, आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवॉट दिस चैप्टर। उम्मीद करते हैं भाई इस चैप्टर में आपने कुछ सीखा होगा। तो भाई अब मिलते हैं इस चैप्टर के बाद नए चैप्टर में। तब तक के लिए सीखते रहिए नई चीज़ें, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय।